वेलकम टू माय चैनल डाउट क्लासेस। आज से हम क्लास 10 का इतिहास विषय को शुरू कर रहे हैं। इसमें हमारा पहला चैप्टर होगा यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आइए बिना देर किए हुए यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। तो देखिए, इटली और जर्मनी जो दो महादेश हैं जो यूरोप के अंतर्गत आते हैं, और अभी सबसे विकसित महादेश कौन सा है? तो यूरोप ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन दिया है हैब्सबर्ग, बी में दिया है आलियाबर्ग, सी में दिया है बुर्बोबर्ग और डी में दिया है जारशाही वर्ग। तो ये जार तो शासक तो रूस में था, तो ये तो होगा नहीं, फ्रांस में पूछ रहा है। तो देखिए, यूरोप के राजदूतों का एक सम्मेलन हुआ था ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, और इसी सम्मेलन में बुर्बो वंश की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ऑप्शन दिया है लाल सेना, बी दिया है कार्बोनरी, सी दिया है फिलिप हेटारिया और डी में दिया है डायट से। तो देखिए, मैजनी जो था वो इटली का था, राजनेता भी था, कवि भी था और पत्रकार भी था। ठीक है, और इनका संबंध जो था कार्बोनरी संगठन से था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ए में ऑप्शन दिया है इंग्लैंड, बी में दिया है रूस, सी में दिया है ऑस्ट्रिया और डी में दिया है फ्रांस। तो देखिए, इटली और जर्मनी का जो एकीकरण के विरुद्ध था वो ऑस्ट्रिया था, और ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना है। ये आप लोग याद रखिएगा, और ये देश यूरोप में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो देखिए, ऑप्शन दिया है सेनापति के पद पे, बी में दिया फ्रांस में राजदूत और सी में दिया है प्रधानमंत्री के पद पे और डी में दिया है गृह मंत्री के पद पे। तो देखिए, जो विक्टर इमैनुअल था
वो तो पहला बात समझ लीजिए इटली का था। और ये काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है। और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए काउंट काबूर ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका प्रधानमंत्री इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गेराबाल्डी पेशे से क्या था? एक सिपाही था, बी में ऑप्शन दिया है किसान था, सी में दिया है जमींदार था और डी में दिया है नाविक था। तो देखिए जो गेराबाल्डी था ये एक पेशे से नाविक था, नाव चलाता था। ठीक है। और ये इटली का जो राजनेता था मैजनी, इसका अनुयायी था। ठीक है। मैजनी का अनुयायी कौन था? गेराबाल्डी था। और इसने भी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण। अगला हमारा क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन दिया है लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन टू ने और बिस्मार्क ने। तो देखिए जो नेपोलियन तो फ्रांस का था, तो उसने जर्मनी पे चढ़ाई किया और जर्मनी को धीरे धीरे जीतता गया। तो जर्मनी को जीतते जीतते एक राज्यों का संघ बनाया जर्मनी में, और इसी को जर्मन राइन बोलते हैं। इस पे जब नेपोलियन बोनापार्ट ने अत्याचार किया तो यहाँ पे राष्ट्रीय भावना बहुत ज़ोरों से पनपी और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, जर्मनी को जीतकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जाल्बेरिन कैसी संस्था थी? तो देखिए ऑप्शन में दिया है क्रांतिकारियों की, बी में दिया है व्यापारियों की, सी में दिया है विद्वानों की और डी में ऑप्शन दिया है पादरी एवं संतों की। तो देखिए जाल्बेरिन जो है एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है सीमा शुल्क संघ, सीमा शुल्क संघ। इसकी स्थापना 34 में की गई थी। ये एक व्यापारियों की एक संस्था थी। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापारियों की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ऑप्शन दिया है ए में मैजनी ने, बी में दिया है हिटलर ने, सी में दिया है बिस्मार्क ने और डी में दिया है विलियम वन ने। तो देखिए बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का था। इसने जर्मनी के संसद में सैन्य व्यय को बढ़ाने के लिए और बजट की मांग की थी, और जो बजट की मांग की थी तो इसी को लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन कहा जाता है, क्योंकि उस समय
जर्मनी पैसों की तंगी में था, लोग गरीबी में जी रहे थे और इसने और सैन्य खर्च पे बढ़ाने का अनुरोध किया था। तो इसका आंसर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो देखिए जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी वो 1871 में जर्मनी और फ्रांस के बीच हुई थी। ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस संधि के अनुसार इस युद्ध में फ्रांस हार गया था और जर्मनी ने अल्सैन और लॉरेन राज्य को कब्जा कर लिया था, जो फ्रांस का इलाका था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1871। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो ए में ऑप्शन दिया है 1820 में, बी में दिया 1821 में, सी में दिया 1822 में और डी में दिया है 1823 में। तो देखिए जो नेपल्स की क्रांति हुई थी वो नेपोलियन बोनापार्ट के समय हुई थी और ये क्रांति हुई थी 1820 में। ठीक है, और ये इटली की नेपल्स और सिसिली राज्यों में। तो देखिए जो नेपल्स की क्रांति हुई थी वो नेपोलियन बोनापार्ट के समय 1820 में हुई थी। और ये इटली की किस शहर में हुई थी? नेपल्स में और सिसिली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो ए में ऑप्शन दिया है फ्रांस में, बी में दिया है ऑस्ट्रिया में, सी में दिया है हंगरी में और डी में ऑप्शन दिया है इंग्लैंड में। तो देखिए 1838 और 1848 में दो बार राजनीतिक सुधारों के लिए, ये भी याद रखिएगा, राजनीतिक सुधारों के लिए इंग्लैंड में आंदोलन हुआ था। इसी को चार्टिस्ट आंदोलन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1835 में, 1832 में, 1842 में और 1830 में। तो देखिए उस समय यूनान पे तुर्की का शासन था। तुर्की को उस समय ऑटोमन साम्राज्य बोला जाता था और बहुत ही ताकतवर साम्राज्य था उस समय ऑटोमन साम्राज्य। तो वहाँ पे आज़ादी की लड़ाई में रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने यूनान का सपोर्ट किया और तुर्की हार गया और 1832 में यूनान जो है
स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया। तो इसका आंसर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था, स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो 1832 में, 1815 में, 1810 में और 1831 में। तो देखिए कार्बोनरी संगठन की स्थापना 1810 में इटली के नेपल्स में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1810 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। तो देखिए एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वो 1829 में 1829 में हुई थी। और किसके किसके बीच हुई थी, तो रूस और ऑटोमन साम्राज्य यानी आज की तुर्की साम्राज्य के साथ हुई थी। तो इसका आंसर 1829 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एड्रियानोपुल की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो ऑप्शन दिया है तुर्की और रूस के साथ, यूनान और पोलैंड के साथ, तुर्की और हंगरी के साथ, और हंगरी और पोलैंड के साथ। तो देखिए एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी वो 1829 में हुई थी। और किसके किसके बीच, रूस तुर्की के साथ हुई थी यानी ऑटोमन साम्राज्य के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, तुर्की और रूस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो प्रासा और ब्रिटेन के बीच में, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, फ्रांस और प्रासा के बीच में, प्रासा और रूस के बीच में। तो देखिए सेडान का जो युद्ध हुआ था वो 1870 में हुआ था। और ये फ्रांस और प्रासा के बीच में हुआ था। प्रासा जो है उत्तरी जर्मनी को उस समय बोला जाता था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रासा नया कंट्री नाम आ रहा है तो इसीलिए ये पुराना नाम है जो उत्तरी जर्मनी को बोला जाता था। तो सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, फ्रांस और प्रासा के बीच। तो इसका आंसर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। तो ए में ऑप्शन दिया है रूस ने, बी में दिया है ब्रिटेन ने, सी में दिया है ऑस्ट्रिया ने, और डी में फ्रांस ने। तो देखिए उस समय पोलैंड में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, रूस की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। और यहाँ पे पोलैंड में जो विद्रोह हुआ था इसको रूस की कम्युनिस्ट सरकार ने कुचल दिया था। और ये कब हुआ था, 1946 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आज का ये अंतिम प्रश्न है। इसके साथ ही यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला पार्ट आज ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में अगला पार्ट लेकर हम लोग आएंगे। तो चलिए हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो देखिए
ऑप्शन दिया है सेडान में का युद्ध, सेडेवा का युद्ध, साइडान का युद्ध और फ्रैंकफर्ट का। तो देखिए फ्रांस और प्रासा के बीच में, प्रासा मतलब उत्तरी जर्मनी, 1870 में सेडान में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1870 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।